जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अगली वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। ठीक, तो पिछली वीडियो आपने देखा होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप वीडियो के एक बार फिर से दोबारा देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स का जवाब दूंगा। तो हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। मान लो ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र। ठीक, मान लो ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया, इसकी दिशा इधर से इधर की हो। इसमें हम एक द्विध्रुव रखते हैं ना, द्विध्रुव को हम ब्लैक ऐसे लेते हैं। देखो मान लिए हमने द्विध्रुव रख लिया यानी डाइपोल। अब डाइपोल के बारे में हमने पढ़ा था कि ये इस तरफ माइनस क्यू होगा, इस तरफ प्लस क्यू होगा। ठीक, और इसकी लंबाई कितनी होगी, 2l होगी। अब देखो भैया हमारा टॉपिक क्या है, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। ये विद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान है। ठीक, अब इसमें हम द्विध्रुव रख देते। देखो अब हो गया, जब जैसे ही हम इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस पर प्लस क्यू के कारण जो बल लगेगा वो उसको इधर खींचेगा। इसको हम थोड़ा सा आगे दिखा देते हैं, ये एफ, ये इसको इधर खींचेगा। और माइनस क्यू के कारण जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, वो इधर खींचेगा। ठीक, अब मान लो ये ऐसे मार्कर है, मान लो द्विध्रुव की जगह ये है, कोई इसको पकड़ के ऐसे खींचे और कोई पकड़ के ऐसे खींचे तो कैसे होने लगेगा, ऐसे, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में होने लगेगा। ठीक, ऐसे है, ये ऐसे होने लगेगा। तो प्लस क्यू के कारण बल इधर, माइनस क्यू के कारण बल इधर लगेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा ना, ये बल युग्म का आघूर्ण कार्य करने लगेगा। ये क्या होता है भैया, बल युग्म का आघूर्ण यानी ये ऐसा बल लगेगा जो इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में करने का प्रयास करेगा। ठीक, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मान लो इसकी हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। माना एक द्विध्रुव, देखो डिफिनीशन को आप हमेशा अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें ताकि एग्जाम में हमें चीज़ें याद रहेंगी अगर हम अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक, माना एक द्विध्रुव को हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। माना हटा के हम यहाँ पे जब लगा देते हैं क्योंकि हम डिफिनीशन लिख रहे हैं, हमने समझा तो दिया आपको कि माना एक द्विध्रुव यहाँ पे। जब एक द्विध्रुव को हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो द्विध्रुव पर प्लस क्यू के कारण लगने वाला बल उसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में, देखो प्लस क्यू के कारण जो बल लग रहा है वो क्या कर रहा है, इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में खींच रहा है, यानी उधर बल लगा रहा है। और माइनस क्यू के कारण जो है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। ठीक, लगने वाला बल उसको विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ बल लगा रहा है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में खींचने का
प्रयास करता है तथा -q के कारण जो बल लगता है वो क्या करता है, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत खींचने का काम करता है। दिशा के विपरीत खींचने का प्रयास करता है। देखो ये इधर खींचेगा, वो इधर खींचेगा, यानी यहाँ पे एक बल युग्म का आघूर्ण लग रहा है। ठीक, इसे हम बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। ठीक, अब देखो क्लास 11th में हमने पढ़ा था बल युग्म के आघूर्ण का फार्मूला। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ क्या होता है। बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण इक्वल टू होता है बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी। देखो बल युग्म से हमें पता चल रहा है, युग्म मतलब जोड़ा है, यानी दो बल है, इसलिए बल गुणे बलों के बीच की दूरी, तभी हमें बलों के बीच की दूरी भी इसमें दे रहा है फार्मूले में। तो इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला निकालते हैं, क्योंकि नीचे पूरा आ नहीं पाएगा। ठीक, एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि देखो इसमें विद्युत क्षेत्र में Q के कारण जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट आप इम्पोर्टेंट करके लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में Q के कारण लगने वाला बल क्या होता है, F इक्वल टू QE। ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, अब हम आगे चलते हैं। देखो हमने फार्मूला क्या पढ़ा, बल आघूर्ण का बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखो बल हमारा क्या था, अभी हमने देखा था ना, F इक्वल टू क्या पढ़ा अभी हमने नीचे, F इक्वल टू QE। तो बल की जगह पे हम QE लिख देंगे, यानी Q दोनों की वैल्यू तो सेम ही है, QE यानी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू। ठीक, अब बलों के बीच की लंबवत दूरी हम निकालेंगे। देखो एक बल हमारा ये हो गया, यहाँ लगा एक बल यहाँ, इनके बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, कुछ ऐसे होगी यहाँ। ठीक, मान लो ये पॉइंट,
इतनी जो दूरी होगी ये इनके बीच की लंबवत दूरी होगी। यहाँ पे लंबवत दूरी पूछा है। अगर अगर केवल दूरी पूछा होता हम ये भी ले सकते थे, लेकिन हमें लंबवत पूछा है तो हम ये वाली दूरी निकालेंगे। मान लो हम इसको एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे B, यहाँ मान लेते हैं A और यहाँ मान लेते हैं O पॉइंट। ठीक, देखो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो इसको हम अगर बाहर डायग्राम निकालें हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। मान लीजिए ऐसे हो गया, ये O हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया। तो यहाँ पे लंबवत है यानी 90 डिग्री बन रहा है, तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो देखो ये दूरी हमारी 2l है, यानी कर्ण की वैल्यू 2l है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू क्या है AB हमें निकालना ही है। ओके, कर्ण की वैल्यू 2l दी हुई है। सिंपल सी बात है, इसको आसानी से समझते हुए चलना है। 2l साइन थीटा इक्वल टू, अब हमें AB की वैल्यू निकालनी है। AB यहाँ पे है, अगर हम AB की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू 2l साइन थीटा, ये इधर इसका 13 गुणा हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, इतना आप समझते हैं क्योंकि आप कक्षा 12 में हैं। ठीक, अगर नहीं भी समझते मैंने तो स्टेप वाइज बता दिया है। Q इक्वल टू इंटू 2l साइन थीटा। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब देखो मान लो इसको हम आगे पीछे करके लिखते हैं, Q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। इसको ये आगे पीछे क्यों कर रहे हैं, अभी यहाँ से कुछ निकलेगा। ठीक, ये Q इंटू 2l हमने पहले पढ़ा है अभी कि Q इंटू 2l क्या होता है हमारा P यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, हमने पढ़ा नहीं था फार्मूला P इक्वल टू Q इंटू 2l यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यही Q इंटू 2l की जगह हम P लिख सकते हैं, P, और बाकी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, PE साइन थीटा। ठीक, तो बल आघूर्ण को हम टाउ से डिनोट करते हैं, इसको आप लिख सकते हैं चाहे तो टाउ से प्रदर्शित करते हैं। देखो कुछ चीज़ें आप अपने से बना के लिखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ और मैक्सिमम तो डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप अपनी भी समझ डेवलप करिए ताकि एग्जाम में आपको अपने से बना के लिखना है। ठीक, केवल चीज़ें रट के आप जाएंगे, हो सकता है आप वहाँ भूल जाएं, लेकिन अगर आप अपने से बनाना सीखे रहेंगे तो आपको की पॉइंट्स याद आएंगे, आप फटाफट बना के लिख लेंगे। ठीक, ये हमारा आगे फार्मूला, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है क्षेत्रफल सदिश। ठीक, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, क्षेत्रफल सदिश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, एरिया वेक्टर। देखो क्षेत्रफल सदिश, इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अगले आने वाले टॉपिक विद्युत फ्लक्स से संबंधित है। अगर आपको क्षेत्रफल सदिश नहीं पता होगा तो आपको विद्युत फ्लक्स नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो पहले हम इसको जान लेते हैं ये है क्या। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये सदिश यानी सदिश राशि होगी। ये मान लो कोई भी समतली क्षेत्रफल जो होता है, मान लो हमें कोई पृष्ठ ये ले लिए गोला में, ये समतल में, ये गोला नहीं है, ये क्या है, वृत्त है। किसी भी समतली पृष्ठ में जो होता है ना, उसमें क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। सदिश से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, इसमें परिमाण भी होगा प्लस में दिशा भी होगी, तभी तो ये सदिश है ना। तो इसकी जो दिशा होती है ना, किसी भी समतली क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो इसके पृष्ठ पर ऊपर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। अभिलंब मतलब समझते हैं ना, उस पर लंबवत है। जैसे हम आपको कैसे समझाएं, मान लो हम ये अगर मान लो ये पृष्ठ है
ये चाहे गोला हो चाहे कैसा भी, लेकिन पृष्ठ है ना। अब इस पर क्या हम इसकी दिशा हम कैसे दिखाएंगे? वैल्यू तो जो भी वैल्यू होगी उसको बता देंगे यानी परिमाण, लेकिन दिशा दिखानी होगी, इसकी दिशा हमेशा अभिलंब की होगी। ये देखो मार्कर इससे हमेशा 90 डिग्री पे है ना, ये ऊपर की ओर, ठीक। यही हमारे क्षेत्रफल की दिशा है। तो ये हमारा क्या है? क्षेत्रफल की दिशा है, की दिशा, ठीक। तो इसके बारे में हम कैसे लिखेंगे कि किसी भी समतलीय पृष्ठ पर किसी भी समतलीय पृष्ठ पर क्षेत्रफल की दिशा की दिशा उस पर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। उस पर खींचे गए अभिलंब यानी 90 डिग्री का जो कोण बनाता है, अभिलंब की दिशा होगी या होती है, लिख लेते हैं ज़्यादा से हम। इसे हम वेक्टर ए से डिनोट करते हैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अगर एग्जाम में पूछे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी समतलीय पृष्ठ पर क्षेत्रफल की दिशा उस पर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। इसे ही हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, ठीक। डेफिनेशन में आप ये भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम वेक्टर ए से डिनोट करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है? वेक्टर ए, ठीक। अब वेक्टर ए इक्वल टू होता क्या है? फार्मूला n कैस ए, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा कि देखो क्षेत्रफल वेक्टर अभी हमने पढ़ा है, यानी क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? किसी भी समतलीय पृष्ठ पर उस पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा क्षेत्रफल की दिशा होती है। यही हमारा क्षेत्रफल सदिश है, ठीक। अब हमें अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? घन कोण। घन कोण, इसको भी हम केवल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये भी आगे आने वाले टॉपिक से संबंधित है, ठीक। घन कोण, इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल, ठीक। देखो सॉलिड एंगल क्या होता है? कोई भी गोला हम ले लेते हैं, ठीक। गोले के केंद्र पर एक उसका छोटा सा चाप जो केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा, ठीक। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, घन कोण, ठीक। पहले हम इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझते हैं। घन कोण की डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन है किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, जो कोण अंतरित करता है मतलब
बनाता है, जो कोण बनाता है उसे हम घन कोण कहते हैं। ठीक, देखो अब हम इसको समझते हैं। हमने डिफिनेशन तो लिख ली। इसमें मान लो ये हमारा एक हो गया गोला। देखो गोला और वृत्त में अंतर होता है। वृत्त मतलब मान लो जैसे हमारा सिक्का है, गोला यानी जैसे गेंद है। ठीक, तो ये मान लो एक गेंद है। अब यहाँ पे इसका केंद्र है, ये गोले का केंद्र है। ठीक, अब गोले के केंद्र पर ये गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक, मान लो ये क्षेत्रफल है, ये बाहर वाला फिगर है, तो मैंने समझाने के लिए ऐसा किया है। ठीक, ये गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल है, मान लो ये ए है। ठीक, और ये हमारा केंद्र है, इससे दूरी कितनी है आर। मान लो यहाँ से क्षेत्रफल की दूरी आर है, डिस्टेंस। ठीक, अब ये गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है इसके केंद्र पर जितना कोण बनाएगा वही हमारा घन कोण होगा। इसको हम ऐसे दिखाएंगे। ठीक, नॉर्मल कोण जो होता है हम उसको ऐसे दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कैसे दिखाया है, इसको थोड़ा ऐसे दिखा दिया है। ठीक, इसको हम ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा ओमेगा का चिन्ह है, प्रदर्शित कर। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक, इसका मात्रक थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक, स्टेरेडियन, इसको हम कुछ ऐसा होता है। ठीक, घन कोण के बारे में यही बेसिक चीज़ें थी, ये आप ध्यान में रखिए। बस बाकी इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। ठीक, पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, विद्युत फ्लक्स। देखो मेरे साथ साथ आप भी नोट करते रहेंगे तो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, और जब मैं समझने के लिए बोलूँ तो आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ठीक, देखो विद्युत फ्लक्स होता क्या है। इसकी डिफिनीशन होती है कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ऐसे नहीं समझना है, इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले। मान लो ये एक पृष्ठ हो गया, वैसे तो वो काल्पनिक पृष्ठ होता है, हमने आपको समझाने के लिए लिया है। ये पृष्ठ हो गया, अब इससे गुजरने वाली जितनी भी बल रेखाएं गुजरेंगी इससे इस साइड से उस साइड जाएंगी। जब काल्पनिक पृष्ठ होगा तो इस साइड से उस साइड चली जाएंगी। बस उन्हीं बल रेखाओं की संख्या की माप को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, पहले हम इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद और अच्छे से समझते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली, आप भी साथ साथ लिखते चलिए, समस्त बल रेखाओं, बल रेखाएं यानी वही विद्युत क्षेत्र रेखा, उसको हम बल रेखाएं भी बोलते हैं। ठीक, रेखाओं की संख्या की माप को, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो ये हमारा कोई एक पृष्ठ हो गया, ठीक, ये हमारा पृष्ठ हो गया, ये काल्पनिक पृष्ठ है। अब इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं और ये इस साइड निकल रहे हैं। ये हमारे क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस साइड से गई, इस साइड से निकल गई। ठीक, और ये हमारा पृष्ठ है, इस पे एक जो समतली क्षेत्रफल होगा तो उसका जो अभिलंब होगा बाहर की ओर, यही हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश, यानी ए वेक्टर। अभी हमने पढ़ा था ना क्षेत्रफल सदिश। ठीक, ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही। अब इस पृष्ठ से जितनी ज़्यादा क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी उतना ज़्यादा फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक, तो इसको हम आगे चलते हैं, इसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं, इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी जहाँ भी फाई ई लिखा रहेगा हम समझ जाएंगे ये फ्लक्स के बारे में बात हो रही है। ठीक, तो मान लो ये क्षेत्रफल, इसका कुछ क्षेत्रफल ए होगा, इसलिए इसका एरिया वेक्टर ए है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए डॉट ए वेक्टर। ठीक, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, ई वेक्टर हमारा ऐसे हो गया इधर, यानी जिधर क्षेत्र रेखाएं जाएंगी उधर ही विद्युत क्षेत्र होगा, ये ई वेक्टर हो गया, और ये हमारा क्षेत्रफल हो गया, इसका वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर। ठीक, अब इसको हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे आगे, लेकिन पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। नहीं, एक चीज़ हमने 11th में पढ़ी थी कि सदिशों का अदिश गुणनफल, जैसे जब हम दो भी सदिश राशियाँ लेंगे उनका आपस में गुणनफल करवा दें तो वो एक अदिश राशि बन जाएगी। ये चीज़ हमने 11th में पढ़ी थी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अब जान लीजिए, इसको आगे से ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, दो सदिश राशियों का गुणनफल हो रहा है, विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है और क्षेत्रफल वेक्टर भी सदिश राशि है। ठीक, तो जब इन दोनों का गुणनफल होगा तो एक अदिश राशि मिल जाएगी। तो सदिशों के अदिश गुणनफल के लिए हमने एक फार्मूला 11th में पढ़ा था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता था, ए बी कॉस थीटा। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समाकलन ई ए कॉस थीटा। ठीक, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसको मिटा के हम फिर से सॉल्व करते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यानी ये समाकलन का चिन्ह है, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। अब डी ए वेक्टर क्या है इसको हम समझाते हैं आपको। ठीक, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्रफल हो गया ना, इस क्षेत्रफल का वेक्टर, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश क्या है, वेक्टर है। और मान लो अगर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लें, तो मान लो हम कह दें केवल इतना क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, डी ए वेक्टर, यानी इस छोटे वाले क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश। छोटे वाला क्यों लिए भैया, क्योंकि समाकलन में क्या होता है ना, अगर हम कोई छोटा सा एक अवयव ले लें और उसका इंटीग्रेशन कर दें, ये पूरे का वो चीज़ आ जाता है। ठीक, यानी अगर हम यहाँ छोटे से क्षेत्रफल से समाकलन कर लेंगे, पता चल जाएगा कि पूरे पृष्ठ से
कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, यानी कितना फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक, तो अब हम इसको आगे इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने क्लास 11th में एक चीज़ पढ़ी है कि जब हम दो सदिशों का आपस में गुणनफल कराते हैं, मान लो दो सदिश है, उनका आपस में गुणनफल करवा दिया तो वो क्या बन जाते हैं, अदिश बन जाते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो दो सदिश राशियाँ हैं, ई यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा, इधर इसमें भी दिशा है, डी ए वेक्टर यानी ये तो क्षेत्रफल सदिश है ही। जब दो सदिशों का गुणनफल होता है तो ये अदिश गुणनफल बन जाते हैं। ठीक, तो एक चीज ये भी हो गया कि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि, इसको हम यहीं लिख लेते हैं, अदिश राशि है। ठीक, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। फाई इक्वल टू, इससे पहले जो 11th वाली चीज बता रहे थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यानी दो सदिशों का गुणनफल क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक, तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पे क्या है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, यानी ई सॉरी वेक्टर हट जाएगा, ये एक अदिश बनने जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, इंटीग्रेशन यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ से सॉल्व करते हैं ताकि इसका फार्मूला एक ही बार में आ जाए। ठीक, ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं। हमने क्या लिखा था, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, ए के सापेक्ष समाकलन करने पर। अब जिन लोगों ने समाकलन पढ़ा है तो उनको अच्छे से समझ में आएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तभी मैं आपको समझा दूंगा। ए के सापेक्ष समाकलन करने पर देखो, ए के सापेक्ष समाकलन करने का मतलब क्या है, हम केवल ए के लिए करेंगे समाकलन, बाकी इनके लिए नहीं करेंगे। ठीक, तो फाई इक्वल टू, हम ई को और कॉस थीटा को बाहर निकाल लेंगे, ई को और कॉस थीटा को बाहर निकाल लेंगे, ए के सापेक्ष समाकलन करेंगे इसका डी ए का। देखो जब हम डी ए का समाकलन करेंगे ये कितना होता है, इसको अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि अगर हम डी ए का समाकलन करेंगे ए आ जाएगा, यानी अगर हम किसी छोटे से पार्ट को लेके हम इसका समाकलन करेंगे यानी पूरा पार्ट आ जाएगा। अगर हम छोटे से पार्ट को लेकर पता कर रहे हैं यहाँ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, जब उसका समाकलन कर देंगे पता चल जाएगा कि पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक, तो इसका वैल्यू ए आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई कॉस थीटा ए। ठीक, तो फाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई ए कॉस थीटा, यही हमारा फार्मूला आ गया। हमको विद्युत फ्लक्स कहीं निकालना होगा, हम यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक, और थीटा क्या है, थीटा क्या है, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। ठीक, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, थीटा क्या है, क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। ठीक, ये थीटा हो गया। अगर अभी अब हम इसका मात्रक देख लेते हैं। मान लो मात्रक, आपको मात्रक निकालना तो आता ही होगा, जैसे
विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटा कूलाम। क्षेत्रफल ए क्या है, एरिया यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ठीक। तो इसका मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक। इसको आप याद करिए, ये 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम विद्युत फ्लक्स के बारे में जान गए हैं। अब हम विद्युत फ्लक्स की 2 विशेष स्थितियां होती हैं, उसको हम देख लेते हैं। ये चीज़ एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो क्या होती हैं वो स्थितियाँ, आइए उसको देखते हैं। विशेष स्थितियाँ बोलते हैं उसको हम। विशेष स्थितियाँ। इसमें पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति है कि जब समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत हो। इसका क्या मतलब है भैया, अभिलंबवत हो, ठीक। इसको समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये हमारा पृष्ठ हो गया, क्या बोला है, जब समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत हो, ठीक। ये समतल पृष्ठ हो गया, और मान लो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। मान लो ये हमारी ये पृष्ठ हो गई और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ऐसे विद्युत क्षेत्र जा रहा है ना। तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा 0 डिग्री। थीटा होगा हमारा 0 डिग्री। कैसे होगा भैया, ये हमारा पृष्ठ हो गया ना, ये जैसे मैंने वहाँ पे लिखा, ये पृष्ठ हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है, ठीक। और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा, जो मैंने अभी बताया कि वो हमेशा बाहर की तरफ होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश भी इसी साइड हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र इसी साइड है ही, क्योंकि इसमें बता रखा है। तो थीटा 0 अंक हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही साइड हो जाएगी, ठीक। तो इसको हम लिख लेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो अभी हमने फाई ई का फार्मूला क्या पढ़ा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए इंटू 1, यानी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए। ये हमारी पहली स्पेशल स्थिति हो गई, स्पेशल यानी विशेष स्थिति हो गई, ठीक। और दूसरी स्थिति क्या होती है, पहले आप पहली स्थिति को नोट कर लीजिए, ठीक। इसके बाद हम दूसरी स्थिति पे चलते हैं, ठीक। तो दूसरी स्थिति क्या है भैया, दूसरी स्थिति ये है कि जब समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, यानी पैरेलल हो, ठीक। समांतर कैसे होगी, इसको भी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखते हैं। मान लो ये हमारा पृष्ठ हो गया, ठीक। और विद्युत क्षेत्र पहले वाले में क्या था, पृष्ठ ऐसे था और विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा था, इधर से ऐसे, ठीक। अब मान लो अब पृष्ठ भी ऐसे है और विद्युत क्षेत्र भी ऐसे जा रहा है, यानी दोनों समांतर है। यानी मान लो हम कह दें कि ये पृष्ठ है, ये हमारा पृष्ठ है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है, ठीक। ये पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, लेकिन पृष्ठ पे जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो तो हमेशा ऊपर की तरफ होगा, अभिलंब
हमने पढ़ा ना कि अभिलंब बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब, जब पृष्ठ पर हम अभिलंब खींचेंगे वो तो ऐसे बाहर की ओर जाएगा। ये क्षेत्रफल सदिश, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये तो पहले वाले का एग्जाम्पल था। ठीक, तो इन दोनों के बीच थीटा कितने बनेगा, 90 डिग्री। पहले वाले में कितना बना, 0 डिग्री, यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक, तो हम आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ई ए इंटू 0, यानी फाई ई क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। जब पृष्ठ हमारा पैरेलल हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल जा रही हैं, वो काल्पनिक पृष्ठ से गुजर ही नहीं रही हैं, तो विद्युत फ्लक्स बनेगा ही नहीं, यानी विद्युत फ्लक्स 0 होगा। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं।